हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब, दिस इज आयुषी अग्रवाल एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेक्चर नंबर 31। लास्ट लेक्चर से ही कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस बताई थी, तो इस लेक्चर में वी विल डील विद व्हाट, we will deal with the 3D shape of proteins। ठीक है, कुछ बेसिक्स और पढ़ेंगे। अभी जो हमारे लेक्चर्स हैं वो सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ही चल रहे हैं। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आई हैव टोल्ड यू प्रोटीन इंजीनियरिंग विल नॉट बी एट योर टिप्स। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड प्रोटीन इंजीनियरिंग यू नीड टू बी वेरी थॉरो विद योर बेसिक्स, राइट। अब देखो, जब हम 3D शेप ऑफ प्रोटीन्स पढ़ते हैं, अगेन ईदर सेल्यूलर, सब सेल्यूलर, टिश्यू or organ level function of proteins in turn depend upon what? They depend upon the 3D structure of the proteins। ठीक है, सारे के सारे फंक्शंस हमारे यूजुअली प्रोटीन्स ही परफॉर्म करते हैं। आप जब आप इस बात को सुनते हैं मेरे से कि सारे के सारे प्रोटीन फंक्शंस जो हैं वो प्रोटीन्स परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं लेना है कि जो बाकी के बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, वो किसी काम के नहीं है। नो, I have told you these proteins are what? They are the molecular targets, or in fact they are the molecular messengers which are there to express the genetic information. So in that respect these proteins are responsible for various functions, in fact almost all the functions in our cell, right? Now the properties of these proteins depends upon what? It depends upon the shape। और अब हम शेप की बात नहीं करेंगे, अब हम उसके 3D स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि प्रोटीन का शेप, उसका कन्फर्मेशन, उसका ओरिएंटेशन स्पेस में कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। लास्ट लेक्चर में भी आपको वही चीज समझाई थी मैंने, है ना। तो 3D शेप या फिर 3D स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। आप ये 3D शेप प्रोटीन्स की आप कब डिटरमाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिटरमाइन ओनली व्हेन प्रोटीन्स आर प्यूरिफाइड, है ना। अगर जैसे हम आरएनए या डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस है, वो तभी डिटरमाइन कर सकते हैं जब हमारा वो पर्टिकुलर बायोमोलिक्यूल प्यूरिफाइड फॉर्म में हो। सेम केस गोज विद द प्रोटीन्स, बट फॉर द प्रोटीन्स वन मोर थिंग इज कैरीड आउट, प्यूरिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, प्रोटीन्स के साथ में उनका क्रिस्टलाइजेशन भी किया जाता है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी शेप। और इस पर्टिकुलर टेक्निक को, जिसमें आप प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करते हैं और क्रिस्टलाइज करते हैं, आप उस पर्टिकुलर टेक्निक को बोलते हैं एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी। इंपॉर्टेंट टेक्निक है इन ऑर्डर टू डिटरमाइन दी स्ट्रक्चर और 3D शेप ऑफ द प्रोटीन्स। क्रिस्टलोग्राफी इसीलिए क्योंकि आप प्रोटीन्स को प्योर फॉर्म में क्रिस्टलाइज करेंगे और फिर उसका 3D शेप स्टडी करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली टेक्निक। एक और टेक्निक है जिसके थ्रू आप प्रोटीन्स की 3D शेप को विजुअलाइज कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर टेक्निक का नाम है NMR। आगे जब आप आपके बायोटेक के करियर में प्रोटीन्स के साथ काम करेंगे तो ये दोनों जो टेक्निक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। NMR इज न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, आप मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके आपके प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर प्रोटीन का प्यूरिफाई होना जरूरी है, क्रिस्टलाइजेशन जरूरी नहीं है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन के टाइम पर बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं जो सामने आती हैं, इसीलिए दूसरी एक टेक्निक डेवलप की गई जिसको हम बोलते हैं NMR, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन की जरूरत नहीं है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर डायरेक्टली डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, अब हम बार बार ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का शेप बोल रहे हैं, इसके दो मेन एस्पेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, प्रोटीन जो स्ट्रक्चर है, चलो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं,
स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन्स का, उसके दो एस्पेक्ट्स हम एक्चुअली में डिस्कस करते हैं। पहला एस्पेक्ट जो है हमारी वो है अमीनो एसिड की सीक्वेंस। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कैसे आप उसके स्ट्रक्चर को क्लासिफाई करते हैं, लेकिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो दो नजरियों से देखेंगे। एक तो हो गई उसकी सीक्वेंस। अब सीक्वेंस किसकी होगी? सीक्वेंस होगी हमारी अमीनो एसिड्स की। वाई? बिकॉज प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैसे अमीनो एसिड्स लगे हुए होंगे, वो हो गया उसका एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट, ये सीक्वेंस कैसे फोल्ड होगी स्पेस में इन ऑर्डर टू गिव अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज नोन एज द that becomes the second aspect, and it is the folding of this particular sequence. ठीक है, folding of the sequence which helps in giving or which provides a definite characteristic and very specific shape and conformation, right? So these are the two aspects. अब देखो, पहला एस्पेक्ट डिस्कस करने वाले हम क्या? सीक्वेंस के बारे में। सबसे पहले तो सीक्वेंस को ही डिटरमाइन करना पड़ेगा ना। अब अमीनो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए यू नो व्हाट यू हैव टू डू, राइट? हमने पढ़ लिया है लास्ट के लेक्चर में कि आप न्यूक्लियोटाइड की जो सीक्वेंस है उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पर प्रोटीन की बात आती है, तो देखो जरा कैसे डिटरमाइन करोगे प्रोटीन की सीक्वेंस को। इसके लिए भी बहुत सारी तो नहीं कह सकते, हाँ कुछ ऐसे रिएजेंट्स हैं जो डेवलप किए हैं साइंटिस्ट ने, जिससे आप अमीनो एसिड की सीक्वेंस को आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला जो सीक्वेंस का सीक्वेंसिंग मेथोडोलॉजी बोलिए आप, वो दिया, वो किसने दिया? 2 टाइम्स नोबेल प्राइज विनर सैंगर ने, डॉक्टर फ्रेडरिक सैंगर। ठीक है, इन्होंने एक रिएजेंट दिया जिसको हम बोलते हैं सैंगर्स रिएजेंट। वो रिएजेंट कौन सा है? ही डेवलप्ड अ रिएजेंट नोन एज FNDB। क्या है ये? 1-fluoro 2,4 dinitrobenzene. Now here comes the chemistry part in the biotechnology. I have told you biotech is an interdisciplinary subject which includes concepts from each and every field. So here comes the importance of chemistry. ठीक है, सैंगर्स रिएजेंट डेवलप किया, जिसको क्या है वो सैंगर रिएजेंट? FNDB 1-fluoro 2,4 dinitrobenzene. It helps in determining the sequence. In fact, this particular reagent has demonstrated that proteins are the linear chain of अमीनो एसिड। इसी सैंगर रिएजेंट ने, इसी रिएजेंट की वजह से जब सैंगर ने, या इस रिएजेंट का यूज करके जब सैंगर ने प्रोटीन को सीक्वेंस किया, तब उन्होंने यही डेमोन्स्ट्रेट किया, तभी से ये बात समझ में आई कि यस प्रोटीन्स आर व्हाट? दे आर द लीनियर सीक्वेंस और दे आर कंपोज ऑफ द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये तो हो गया एक रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट मेथड, इस रिएजेंट की वजह से ही इंसुलिन हार्मोन की जो सीक्वेंस है वो भी डिटरमाइन की गई थी। ठीक है, अब देखो इसके बाद एक और रिएजेंट, ये तो हो गया एक जो फ्रेडरिक सैंगर ने डिस्कवर किया। दूसरा एक और रिएजेंट डिस्कवर किया दूसरे साइंटिस्ट ने, किन्होंने? नाम है एडमन, पेर एडमन। ठीक है, इनका रिएजेंट एडमंस रिएजेंट बोलते हैं उसको, सैंगर्स रिएजेंट। ये एडमंस रिएजेंट, इन्होंने कौन सा रिएजेंट दिया था? ही हैज गिवन येट अनदर रिएजेंट और डेवलप्ड अनदर रिएजेंट दैट इज फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। नाम थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, एक दो बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ये एक दूसरा रिएजेंट है जो एडमन ने डिस्कवर किया। इस रिएजेंट को आप एडमन रिएजेंट भी बोलते हैं, और इस रिएजेंट को यूज करके आज की ऑटोमेटेड प्रोटीन सीक्वेंसिंग मशीन्स ऑपरेट की जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया दोनों रिएजेंट्स किस किस तरीके से यूज होते हैं। अब देखो प्रोटीन्स क्या हो गया? प्योरीफाई हो गया, क्रिस्टलाइज हो गया, जिससे उसका 3D स्ट्रक्चर या 3D शेप मिलेगा हमको पढ़ने के लिए। दूसरा, अमीनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए यू हैव नाउ रिएजेंट्स इन योर हैंड। अब
इन सारे डेटा को यूज करके बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट्स हैं जिन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप को डिस्क्राइब किया। अभी तक आपने ये पढ़ा कि यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाउ द जर्नी गोज ऑन, इट गोज ऑन लाइक दिस. First of all, proteins are purified. They are isolated, purified, crystallized in order to determine the 3D structure. Now you have the reagents which shows that protein, which has shown that protein is what? It is the linear sequence. It is composed of linear chain of amino acids. ये भी आपको पता चल गया. अब इन सारे डेटा को यूज करके बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमको बहुत सारे यूजफुल एनालिसिस दिए, और उन साइंटिस्ट के कुछ नाम मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जैसे कि यू हैव लिनस पॉलिंग कमिंग इनटू पिक्चर, है ना. यू हैव G.N. रामचंद्रन, इन्होंने दिया था रामचंद्रन प्लॉट, जो आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दी शेप ऑफ द प्रोटीन्स. उसके अलावा केंड्रयू, जॉन केंड्रयू, ये कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एज अ माइलस्टोन काम किया, या जिनकी डिस्कवरीज ने एज अ माइलस्टोन काम किया और हमको बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स दिए. ठीक है, ये तो हो गई ये बात जनरल स्ट्रक्चर की प्रोटीन्स के ऊपर. अब देखो हम देखेंगे एक्चुअली में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब इन सारे साइंटिस्ट ने जो भी कुछ किया उससे क्या रिजल्ट मिला वो देखो. तो क्या देखेंगे? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स एक्चुअली में कैसे अमीनो एसिड सीक्वेंस से फोल्डेड स्ट्रक्चर्स में कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, और हर एक की अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस. ऑल्दो ये वाला पोर्शन आई थिंक मैंने आपको क्लास 11 में भी पढ़ाया है इन डिटेल. नहीं पढ़ाया हो तो देख लो एक बार फिर से. आई डू नॉट रिमेंबर कि वहाँ पर था कि नहीं था अच्छे से. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में प्रोटीन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 स्ट्रक्चर्स, और दे कैन बी अंडरस्टूड बाय मीन्स ऑफ दी 4 स्ट्रक्चर्स. कैसे कैसे? सबसे पहला आएगा हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या डिस्क्राइब करता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली टेल्स दैट प्रोटीन इज मेड अप ऑफ द लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड. जैसा कि अभी आपने देखा, लीनियर सीक्वेंस ऑफ covalently linked amino acids forms a straight chain, and that particular structure is known as primary structure. As simple as that. covalent bonds आप ध्यान रखेंगे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में वे प्रोटीन्स कैसे ऑर्गेनाइज रहते हैं, बॉन्ड्स की हेल्प से कैसे स्टेबलाइज होते हैं, कौन कौन से बॉन्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हम देखेंगे. सो इन ऑर्डर टू गेट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट इन द प्राइमरी स्ट्रक्चर कोवलेंटली लिंक्ड अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट. राइट, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सीक्वेंस वाइज या सीक्वेंशियल प्रोसेस है, तो ध्यान में रखना पड़ेगा. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? स्टेबल अरेंजमेंट. देखो अमीनो एसिड्स लग गए, बात ठीक है, लेकिन स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ दीज अमीनो एसिड्स व्हिच इन टर्न गिव्स राइज टू दी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स इज नोन एज व्हाट? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. और वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स किन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं? स्ट्रक्चरल पैटर्न्स रहते हैं हमारे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स. इंपॉर्टेंट पोर्शन है. जब प्रोटीन के बारे में पूरा डिस्कशन होता है तो ये अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स अच्छे से समझाए जाते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हमारे आगे की फोल्डिंग पैटर्न जो है वो स्टैब्लिश होंगे. ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या हुआ? स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज गिविंग राइज टू दी रिकरिंग स्ट्रक्चरल पैटर्न्स इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. एंड व्हाट दी स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आर? दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स. ठीक, अब इसके बाद आएगा हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर. ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा. अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, देन एंड देयर इटसेल्फ आई विल क्लियर योर डाउट. ओके, and yes, an important thing here to tell you that if at all you want study material to approach me through the mail or through WhatsApp, number is already provided on the channel. I'll provide you with the same. राइट, अब देखो टर्शरी स्ट्रक्चर में यहाँ पर बने हमारे स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स. अब उन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को अगर आप डोमेन या फिर ग्लोबुलर फॉर्म में पैक कर देंगे तो इट विल बिकम दी टर्शरी स्ट्रक्चर. ठीक है, एक
लाइन में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो दी स्ट्रक्चरल एलिमेंट व्हेन पैक्ड इनटू डोमेन्स और कॉम्पैक्ट ग्लोबुलर फॉर्म्स देन दे फॉर्म दी टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सीक्वेंस आई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स है, इसमें डोमेन आ गए, ग्लोबुलर फॉर्म में आ गया प्रेजेंट, तो हो गया हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, ये जो ग्लोबुलर पैटर्न्स है या जो डोमेन्स हैं उनका 3D स्पेस में क्या ओरिएंटेशन रहेगा, उससे हम बनाएंगे अपना क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन की शेप के लिए, नो, प्राइमरी, टर्शरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे फॉर्म दी बेसिस, दे आर दी ABC ऑफ प्रोटीन्स, तो इसीलिए वो भी इंपॉर्टेंट है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या हुआ, व्हेन 2 or more independent polypeptides mingle or they are oriented in the space to give a conformation, ठीक है, इंटरैक्ट और लिंक्ड बाय नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन। यहाँ पर कोवलेंट इंटरैक्शन थे, यहाँ पर नॉन कोवलेंट इंटरैक्शन है, इन ऑर्डर टू गिव अ डेफिनेट शेप और प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नोन एज व्हाट इज नोन एज दी क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स। मल्टी स्टेरिक प्रोटीन बनेगा, जैसा कि लास्ट क्लास में याद कीजिए जब मैं आपको डिसीजेस पढ़ा रही थी, सिकल सेल एनीमिया, तो आई हैव टोल्ड यू दैट हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट्स, अल्फा, बीटा एंड गामा चेन्स। तो वो कैसे ओरिएंट होंगी, अल्फा बीटा चेन्स ये हो गया, ठीक है, कैसे ओरिएंटेशन होगा, उसको जो प्रॉपर कन्फर्मेटेड स्ट्रक्चर बनेगा उसको आप बोलेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उसमें जो म्यूटेशन था वो कहाँ पर था, प्राइमरी स्ट्रक्चर में, क्योंकि बीटा चेन की एक अमीनो एसिड में सब्स्टिट्यूशन था। तो इससे समझ में आएगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर्स इंपॉर्टेंट है अपार्ट फ्रॉम द क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया है ना, थोड़ी डिटेल्स में चीज़ें चली गई, अच्छी बात है, डिटेल्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आगे आप पढ़ेंगे साथ में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो हमें बेसिक से ही पढ़ाने वाली है। आई जस्ट मूव ऑन विथ वट एवर कॉन्सेप्ट इट इज, राइट। सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस लेक्चर, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन हैव अ गुड डे। फॉर एनी डाउट्स आस्क मी, डोंट हेजिटेट, अदरवाइज यू विल बी इन अ प्रॉब्लम। ओके, so have a good day, bye bye, thank you.